हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, वर्ड हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, उसमें कुछ सर्टेन चैप्टर्स जो है वो बाकी रह गए हैं, तो थोड़ा लाइव आ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से आपकी क्लास बीच में ब्रेक भी हुई थी। तो मैं नहीं चाहता कि एक दो क्लासेस जो बची हुई हैं उन क्लासेस की वजह से आपका कोई सिलेबस जो है वो छूट जाए। तो मैं आगे का टॉपिक जो है वो इसी तरह आपके सामने कवर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको आप सब लोगों का साथ उसी तरीके से मिलेगा जैसा लाइव क्लास में मिलता था। आप बहुत ही तल्लीनता से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट टॉपिक में मैंने वर्ड हिस्ट्री कवर किया, वर्ड हिस्ट्री में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कवर कर लिया था। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती ही होती हैं, बट ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आप देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तक भी अगर आप देखेंगे तो कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि वर्ड हिस्ट्री में इस जो लेक्चर है इसमें हम जो जर्मनी का जो नाजीवाद है और जो इटली का फांसीवाद है, बेसिकली इसमें हिटलर और जो मुसोलिनी हैं उनके जो प्रभाव हैं, उनके जो भी योगदान हैं, उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और वर्ड हिस्ट्री को हम यहीं तक सीमित रखेंगे, ठीक है? क्योंकि इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। बाकी एक नई सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, मैं यहीं पर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कुछ ही समय में लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कशन करूँगा। तो उसमें अलग से फांसीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद और जो है आपका समाजवाद और पूंजीवाद और ऐसे तमाम सारे जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें से राष्ट्रवाद के ऊपर एक चर्चा मैंने पहले की भी है। आप लोग जो हैं वो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को देखेंगे, 3 चैप्टर में मैंने कवर किया है, 15 अगस्त के आसपास कवर किया था। आप लोग जाकर के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रोग्राम्स में थोड़ा सा डीप स्टडी की तरफ बढ़ेंगे। तो वर्ड हिस्ट्री को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कवर करा दी हैं, यूट्यूब में जितना कराना चाहिए था मैंने कवर करा दी हैं। कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के डीप एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, तो फिर पेड बैचेज में थोड़े ज़्यादा मतलब वो कारगर सिद्ध होती हैं, तो उनको पेड बैचेज के लिए ही रखेंगे, क्योंकि फिर उसमें जब तक क्रॉस क्वेश्चन ना हो, जब तक हम क्वेश्चन दें और आप उसका आंसर लिख करके सेटिस्फाई ना हो पाए, तब तक उसको पढ़ाना मतलब बेकार है, फिर वो किताब की तरह रह जाएगा, तो उसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो आगे के जो चैप्टर्स होंगे उनमें सिंपली जैसे जो कैसे जो है विश्व जो है 2 ध्रुवों की तरफ झुक रहा है, तो उसके झुकाव की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक डीप एनालिसिस की उसमें ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो जो है मतलब यूट्यूब में हो नहीं पाएगा, मतलब वो वन वे कम्युनिकेशन में फिट नहीं बैठेगा। मैं उसको सहजता पूर्वक जो है आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें चाहिए दोनों तरफ से कम्युनिकेशन, तभी वहाँ पर काम बन पाता है। तो चलिए खैर, हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसमें हम मुसोलिनी को समझने का प्रयास करेंगे। मुसोलिनी और उसकी जो फांसीवाद, मुसोलिनी मतलब कैसे फांसीवाद की विचारधारा तक पहुंचता है और इटली को फांसीवाद का सामना क्यों करना पड़ता है। यहां पर एक स्टेटमेंट है, जरा स्टेटमेंट को पहचानिए। कह रहे इटली का विकास एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इटली का या तो प्रसार होना चाहिए, अन्यथा उसे मर जाना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को फील करने का प्रयास कीजिए। स्टेटमेंट मुसोलिनी ने दिया है। मुसोलिनी जो यहां पर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। कितना क्लियर स्टेटमेंट है ये, समथिंग लाइक कि बाइनरी डिसीजन की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, आइदर 1 और 0, बस सिंपल सा एक चीज और कुछ नहीं, कि इटली का विकास एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मतलब एट एनी कॉस्ट वी हैव टू डेवलप आवर कंट्री, नेशन इटली। किसी भी परिस्थिति में हमें इटली का विकास करना ही करना है, अन्यथा कोई चारा नहीं है। तो इस दिशा में इस चीज को ये चीज ध्यान में रखते हुए विकास करना है कि इटली का या तो प्रसार होना चाहिए, यानी एक्सपेंशन होना चाहिए, या फिर इटली को मर जाना चाहिए। बट इसमें एक चीज छुपी हुई आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मुसोलिनी ने दिया है और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले की घटना को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपको यहां से एक चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि उस समय इटली, जो कि एक प्रमुख शहर के तौर पर है यूरोप में, तो ये भी साम्राज्य विस्तार की बात कर रहा है, साम्राज्य विस्तार।
और साम्राज्य विस्तार में वो गौरव महसूस कर रहा है। साम्राज्य विस्तार में वो गौरव महसूस कर रहा है और यही गौरव उसे राष्ट्रवाद के रूप में दिखाई दे रहा है। ये उसका राष्ट्रवाद है। यानी उस समय अगर आप स्टेटमेंट से इटली के राष्ट्रवाद को पहचानने का प्रयास करें तो इनके शब्दों में वो राष्ट्रवाद एक्सपेंशन वाला होना चाहिए, विस्तारवाद वाला होना चाहिए, जिसमें साम्राज्य का विस्तार हो रहा हो। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने किसी एक को ध्यान में रख करके अपनी सर्वोच्चता को प्रदर्शित करने वाला एक विचार है। ये सिंपल सा। और जनरली क्या होता है कि जो इनके विचार हैं, इनके द्वारा आगे चल के मैं आपको फांसीवाद के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा भी, फासिज्म क्या है, फांसीवाद क्या है। तो इनके विचारों को ही फांसीवाद के तौर पर जाना जाता है। तो फांसीवाद क्या है उसको भी हम समझने का यहां से प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि हम फांसीवाद को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, हम फांसीवाद को भी समझने का प्रयास करेंगे। अब जरा देखिए, वास्तविक रूप में अगर देखेंगे तो फांसीवाद क्या है। फांसीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। सर्वाधिकार क्या होता है? सर्वाधिकार मतलब सब चीज पर अधिकार करने वाला। अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट में देखना चाहें तो आप इसको सर्वाधिकारवादी विचारधारा कहेंगे। विचारधारा। और यह विचारधारा आपको स्टेटमेंट में साफ साफ दिखाई दे रही है जो यहां पर मुसोलिनी ने दिया है कि सब कुछ हमारा ही होना चाहिए वरना कुछ ना हो। अब इसमें चाहे आप राजनीतिक विचार को देख पाएं, चाहे सामाजिक विचार को देख पाएं, जिसमें भी इस विचार को वो शामिल कर सकता है, जो भी इस विचार में एडजस्ट होगा वो इसका हिस्सा होगा। सिंपल सी बात है ये। कई सारे इतिहासकार तो ये मानते हैं कि वास्तविक रूप में फांसीवाद की कोई एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है, क्योंकि फांसीवाद की जो विचारधारा है ना वो अवसरवादी है। ये बड़ी अजीब बात है कि इसकी विचारधारा की एक पहचान ये भी है कि ये अवसरवादी है। अवसरवादी विचारधारा। अवसरवादी विचारधारा का मतलब इस राष्ट्र को महान बनाने के लिए, मतलब हर एक कंट्री को महान बनाने के लिए कुछ आइडियोलॉजीज काम करती है ना, और कभी कभी किसी टाइम फ्रेम में आइडियोलॉजीज फिट नहीं बैठती हैं तो कहते हैं कि चेंज कर दो, आइडियोलॉजीज हैं चेंज कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये चीज आपको फांसीवाद में देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि फांसीवाद का उदय जो है वो क्यों हुआ, और उसकी शुरुआत हम इस पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे कि फांसीवाद एक्चुअली है क्या। फांसीवाद, जिसको इंग्लिश में फैसिज्म बोलते हैं, ठीक है, फैसिज्म। एक मिनट, FASCIS, फैसिज्म। तो फासिज्म, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? फांसीवाद बोलते हैं। फांसीवाद। फांसीवाद जो शब्द है, इसका जो रूट वर्ड निकल करके आता है वो इटली, मतलब इटालियन भाषा से ही है। इटालियन भाषा में एक शब्द आता है फैसियो, FASCIO, फैसियो। और जो फैसियो शब्द है इसका अर्थ कई जगहों पर लकड़ियों का बंडल, लकड़ियों का बंडल, या वो क्या बोल सकते हैं उसको, जो फरसा टाइप का जो बना होता है, कुल्हाड़ी जिसको बोल सकते हैं, कुल्हाड़ी से। तो बेसिकली ये ऐसी कुल्हाड़ी है, ये एक ऐसी कुल्हाड़ी है जो लकड़ियों के बंडल से बनी हुई है। मतलब आप इस कंबाइंड थ्योरी को ही आप क्या कहते हैं? फैसियो बोलते हैं। और आप यहां तस्वीर में देख पा रहे होंगे, यहां पर एक तस्वीर आपको दिख रही है कि ये कुल्हाड़ी बनी हुई है, लेकिन कुल्हाड़ी का जो डंडा है बेसिकली वो लकड़ियों के बंडल से। ये जो फांसीवाद दल है, फांसीवाद दल जो शुरुआत में PNF के तौर पर जाना जाता है, ये फांसीवादी दल का जो ध्वज होता था उस ध्वज का चिन्ह होता था एक समय में। और इसी से आप समझ सकते हैं कि यूनाइट होना है और शार्प रहना है। तो इसकी व्यवहारिकता को आप समझ पा रहे होंगे कि इसके चिन्ह में किस तरीके से दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही बात? तो यही है फासिज्म।
लेकिन हमको तो यह समझना पड़ेगा कि फासिज्म जो है इसकी विचारधारा का उदित होने का रीजन क्या है। उस रीजन की तरफ आइए बढ़ते हैं। एक छोटी सी जानकारी पहले देते हैं, फिर इसके तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रतिज्ञा बैच जो है, अगर आपने इनरोल कराना है, पहले तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त हुआ करती थी, लेकिन 31 अगस्त के बाद अभी 3 दिन इसमें जो है एडमिशन और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 3 सितंबर तक अभी भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद इसमें एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, खास तौर से अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही आपके लिए दिक्कत होगी, समय कम पड़ता जाएगा। तो इसमें ही इनरोल कर लें। और बाकी अगर 2027-28 के लिए लोग हैं वो भी इसमें एनरोल करा सकते हैं। जैसे ये 2028 के बैच की मैं बात कर रहा हूं। 2028 का बैच उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी इनिशियल स्टेज में हैं, जैसे कि 12th पास आउट हैं और ग्रेजुएशन में हैं। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन बैच यही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सुकून के साथ पढ़ाया जाता है, बेसिक की एक चीजें कवर की जाती हैं, और साथ ही साथ आपका एक लॉन्ग टर्म बैच होता है। तो इसकी वैलिडिटी इतनी ज्यादा है कि आप जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, जो कॉलेज कंप्लीट होगा, तब तक आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में बैठेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट के समय आप कोई बेसिक नहीं पढ़ने वाले हैं, आप पूरी एडवांस की तैयारी कर चुके हैं उस समय तक। केवल उस बार आपको फॉर्म फिल करना है और तल्लीनता से बैठ करके रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। पूरे साल अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सोचिए सिलेक्शन होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। और आपने तैयारी उस समय कर ली है जिस समय सब लोग केवल हंसी मजाक मस्ती और यूं ही टाइम पास कर देते हैं। तो अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा बैच है ये। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरे बैच के साथ हमारे साथ जुड़े रह सकेंगे। अंतिम तिथि जो है वो 3 सितंबर 2025 है। ठीक है, चलिए, तो इस बैच में जिसको एनरोलमेंट करना है फटाफट एनरोलमेंट कर लीजिएगा। चलिए, अब वापस आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर फासीवाद जो है उसके उदय के रीजन क्या रहे होंगे। अलग अलग डिफरेंट रीजन है। फासीवाद की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का उदय मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक पार्टी के तौर पर 1919 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह विश्व युद्ध के बाद की स्थिति का सवाल है। तो विश्व युद्ध के समय अगर आप देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अगर आप समय देखते हैं, जो कि 1914 से 1918 के बीच में चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इटली है, इटली जो है ये मित्र राष्ट्रों की ओर था। याद होगा आपको, आपने पढ़ा है ना, मित्र राष्ट्रों की ओर है। जैसे ये फ्रांस और ब्रिटेन जो है उसका साथ दे रहा है, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन का साथ इसने दिया क्यों? पहले तो न्यूट्रलाइज था ये, लेकिन बाद में फ्रांस और ब्रिटेन ने, खासतौर से ब्रिटेन ने प्रयास किया और इटली जो है वो इनकी तरफ आ गया। कहते हैं कि इसके लिए अंग्रेजों ने इटली के साथ एक गुप्त संधि की थी, जिसमें यह वादा किया गया था, एक गुप्त संधि की गई थी, जिस गुप्त संधि में यह वादा किया गया था कि युद्ध के बाद जो है बहुत से क्षेत्र प्राप्त होंगे। किसको? बहुत से क्षेत्र प्राप्त होंगे, क्षेत्र प्राप्त होंगे। किसको बहुत से क्षेत्र प्राप्त होंगे? इटली को। अब इटली ने इस चीज को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि इटली चाहता था कि ऐसे कई सारे ऑस्ट्रियन रीजन थे। ऑस्ट्रिया जो किंगडम मैंने आप लोगों को कई बार मैप में दिखाया है, उस ऑस्ट्रियन किंगडम में कई ऐसे लोकेशंस थे जिनमें इटली अपनी राष्ट्रीयता को महसूस करता था। उसे लगता था कि उसके राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से वो एरिया उसके अंदर होना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जैसे आज के समय में भारत देखिए, तो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक समय में सब एक ही तो थे। तो आसपास के जोन में आप महसूस कर सकते हैं कि ये इंडिया के पोर्शन होने चाहिए। इंडियन कल्चर टाइप की चीजें आपको उन सब जगहों पर देखने को मिलती हैं। चाहे वो आप साउथ में श्रीलंका की बात कर लो, नेपाल की बात कर लो, इधर आप जो है बर्मा तक चले जाओ, इधर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान तक चले जाओ, तो ऐसा लगता है कि सब इंडियन कल्चर की टाइप की चीजें। तो अगर मतलब वही चीज आप ऐसे समझिए कि इटली महसूस अगर कर रहा हो, तो इटली कह रहा है कि यार हमारी जो सीमा के कुछ हिस्से हैं, मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रिया है वो वाले एरियाज जो हैं वो हमारे इटली में होने चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा तथास्तु, जीतेंगे तो आपको हम वो दे देंगे, बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट
इसमें न सिर्फ ऑस्ट्रियन रीजन के क्षेत्र शामिल थे, बल्कि अफ्रीका के भी कुछ जो है वो क्षेत्र शामिल थे। बट अफ्रीका के जो क्षेत्र थे वो इसलिए थे कि ये साम्राज्यवादी विस्तार हो। साम्राज्य विस्तार मतलब आप समझिए इस चीज को, मैं जो लिख रहा हूं यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तार कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रिया रीजन तो इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारे राष्ट्रवाद से, राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये हमारे हिस्से के अंतर्गत होने चाहिए, मतलब ये हमारे ही हैं, आप ऐसे मान के चलिए। बट अफ्रीका हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा भी एक्सपेंशन हो, जैसे क्योंकि उस समय आप देखते हैं ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इटली कह रहा है कि हम भी करेंगे भाई, हमें मिले। कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्ति के बाद क्या हुआ, युद्ध समाप्ति पर ये जो गुप्त संधि की गई थी, इसमें जो वादा किया गया था, इस वादे को निभाया नहीं गया। और इटली जो है, आपने देखा होगा कि जो वर्साई की ट्रीटी होती है उसमें आप देखेंगे इटली एकदम अलग थलग पड़ा रहता है, उसको कोई इज्जत नहीं मिलती है। इनफैक्ट इटली जो है वो राष्ट्रवादी सरकार के तौर पर चल रहा है, लोकतांत्रिक सरकार के रूप में चल रहा है। तो लोगों को महसूस हुआ कि एक लोकतांत्रिक सरकार के नाते भी इसको एक असफलता देखने को मिली अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और उसकी एक ना सुनी गई, बेइज्जती कर दी गई। तो जिस तरीके से उधर जर्मनी की बेइज्जती हुई, उस तरीके से इटली की बेइज्जती हुई। इटली की बेइज्जती के पीछे का रीजन जो है वो ये कि इटली को तवज्जो जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारे साथियों में से, हम में से कुछ साथियों ने हमें जो है वो किनारे रखा, शामिल ही नहीं रखा। तो अब इटली कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम अपनी ये जो इज्जत है ना, ये हम अपनी इज्जत खुद बनाएंगे, खुद लेकर के आएंगे। तो ये चीज हमको यहां पर देखने को मिलती है। दूसरा रीजन आप देख सकते हैं, उदारवादी लोकतंत्र। वास्तविक रूप में जो इटली है वहां पर उदारवादी लोकतंत्र चल रहा था, और इसी उदारवादी लोकतंत्र के तौर पर यह बड़ी आसान सी डील की गई थी कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमें राज्य देना, सिंपल सी बात है। और वहां पर जब विरोध किया गया तो यह लोकतंत्र चूंकि उदारवादी है तो एक कड़ा विरोध नहीं दर्ज करा पाया। जबकि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो पूरी तरीके से तानाशाही विचारधारा, तानाशाही प्रवृत्ति के परिणाम के तौर पर देखा जा सकता है। तो जहां सब जगह तानाशाही प्रवृत्ति चल रही हो वहां आप उदार लोकतंत्र लेकर के चल रहे हैं। तो इतिहासकार कहते हैं कि इटली तत्कालीन समय में उसका जो उदारवादी लोकतंत्र है वो असफल रहा, और ये असफल उदारवादी जो लोकतंत्र है इसने भी आगे चल करके कहीं ना कहीं फांसीवाद को जन्म दिया कि अब वो उदारवादी लोकतंत्र लेकर के नहीं चलना चाहता। उदारवादी लोकतंत्र उसे कमजोर बना रहा है, दब्बू बना रहा है। लोग कह रहे हैं कि आपने प्रतिकार प्रतिरोध उसी समय क्यों नहीं किया। मतलब ये एक दब्बूपन समझते हैं कि चीजों को खुल करके ना बोल पाना। आप कैसे एक्सेप्ट कर लिए कि आपको साइडलाइन कर दिया गया है। तो लोगों के मन में यह खुसफुसाहट शुरू हो गई कि जो लोकतांत्रिक शासन की जो व्यवस्था है, उदारवादी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, यह अप्रभावी है। इसलिए जनता जो है किसी उपयुक्त शासन व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए खुसफुसाहट कर रही थी। वो चाहती थी कि कोई मजबूत नेतृत्व इटली को मिले, कोई ऐसा मजबूत नेतृत्व जो उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को विश्व मंच पर सुदृढ़ कर सके। और यह इच्छा पूरी कई फांसीवाद में। तो एक तरीके से ऑटोमेटिक अवसर जो है वो क्रिएट किए गए थे। फिर कुछ असर साम्यवादी विचारों के प्रसार का भी है। रूस, जिसको हम विश्व में साम्यवादी विचारों का जनक मानते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, या हम कहें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से थोड़ा सा पहले, जैसे आप लोगों को शायद घटना याद हो, 1912 के आसपास जो है इटली का तुर्की से युद्ध हुआ था। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था। और जब इटली का तुर्की से युद्ध हुआ तो देखिए, जब भी कभी युद्ध होगा तो आर्थिक ह्रास तो होगा ही होगा। इसकी वजह से इटली की जो आर्थिक स्थिति है ये बहुत खराब हो गई। आर्थिक स्थिति जो है वो क्या हो गई, वो बहुत खराब हो गई। और जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो ऑब्वियसली, अब एक देखिए आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है,
और आप साम्यवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। इटली के को युद्ध व्यय बहुत करना पड़ा, आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डीलिंग हुई, उस डीलिंग के कारण भी आप युद्ध में इन्वॉल्व हुए। एक बार फिर से जो ये वाला पॉइंट मैंने लिखा था, इसकी वजह से आपको और ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हुए। तो लगातार इटली की जो लोकतांत्रिक सरकार है वो लगातार घाटे का बजट जो है वो प्रस्तुत कर रही है, और इसकी वजह से जो आर्थिक अस्थिरता है वो निरंतर जो है वो इटली की बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध से पहले, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद, तीनों समय में अगर आप देखेंगे तो जो आर्थिक स्थिति है वो खराब ही रही इटली की। अब आप कहेंगे सर युद्ध से पहले चलो ठीक है, युद्ध मतलब विश्व युद्ध से पहले कुछ निजी युद्धों में फंस करके आर्थिक स्थिति खराब की गई, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन लोगों का साथ देकर के आर्थिक स्थिति खराब हुई, और उम्मीद थी कि बाद में हमको ठीक ठाक तरीके से मिल जाएगी चीजें तो काम बन जाएगा। युद्ध के बाद भी स्थिति खराब रही। युद्ध के बाद कैसे स्थिति खराब रही कि जब युद्ध खत्म हो गया, युद्ध बंद जब हो गया, तो इन्होंने सेना में छटनी की। सेना में जब छटनी की तो एक तो सेना में छटनी की तो तमाम सारे जो सैनिक हैं वो सब बेरोजगार हो गए, तमाम सारी युद्ध की सामग्री का उत्पादन बंद कर दिया गया। तो कारखानों में जो युद्धक सामग्री बन रही थी वो उसमें भी छटनी होना शुरू हो गया, वहां से भी बहुत सारे बेरोजगारी। मतलब आप देखिए सैनिक और मजदूर, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुई जिसमें सैनिक जिनको अब सेना में आवश्यकता नहीं थी तो छटनी कर दी गई थी, और मजदूर क्योंकि तमाम सारे फैक्ट्री कारखाने जिनकी आवश्यकता युद्ध के समय थी अब उसकी आवश्यकता नहीं थी, तो बहुत सारे श्रमिक जो हैं वो भी बेरोजगार हो गए। और इस बेरोजगारी ने एक भयंकर असंतोष जो है वो समाज में पैदा कर दिया, और इसकी वजह से आए दिन जो है कारखानों में हड़ताल होती थी, लोग जंग करने के लिए तैयार रहते थे। तो जो परिस्थितियां साम्यवादी अवस्था के लिए होनी चाहिए थी उसके बिल्कुल, अगर आप देखें, साम्यवादी व्यवस्था के बिल्कुल अनुकूल मतलब चलने लगी कि अब यहां पर साम्यवादी व्यवस्था अगर आए तो काम बन जाए। साम्यवादी व्यवस्था जिसमें सबका एक बैलेंस अप्रोच हो, और साम्यवाद की जो हवा थी वो रूस की तरफ से आ रही थी। सोवियत संघ उस समय उसको कहा जा रहा है, और सोवियत संघ से आने वाली जो साम्यवाद की लहर है इसका प्रभाव अब धीरे धीरे करके इटली पर पड़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में असंतोष तो है ही, तो किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित होना स्वाभाविक है। अब वहां की जनता जो है कार्ल मार्क्स, लेनिन, इन सब के विचारों से बड़ी प्रभावित हो रही है, और ये सारी चीजें आपको 1919 के समय में जब संसदीय चुनाव हुए इटली में, तो आपको ध्यान पड़ेगा कि अपने 1919 के होने वाले संसदीय चुनाव में इटली में साम्यवादी विचारधारा के नेतृत्वकर्ता जो थे उनको टोटल सीट्स का 25% यानी 1/4 हिस्सा प्राप्त हुए। बहुत बड़ी बात थी। तो साम्यवादी क्रांति एक तरीके से यहां पर चलनी शुरू हो गई, किसानों के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से साम्यवादी शासन स्थापित यहां पर होना शुरू हो गया। श्रमिकों ने अपने अधिकारों की बात करनी शुरू कर दी, तमाम प्रकार की समिति और संगठन जो है वो स्टैब्लिश किए जाने शुरू कर गए, और धीरे धीरे करके इटली में साम्यवाद की स्थापना स्टैब्लिश हो गई। लेकिन एक और भी चीज है कि साम्यवादी शुरुआत में तो यहां पर आए, बाद में उसका परिणाम यह हुआ कि इतना तेजी से इटली में साम्यवाद ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया कि अब लोग साम्यवाद की स्थापना से भयभीत होने लगे। तेजी से इटली में साम्यवाद की स्थापना का भय भी व्यापित हो गया। तो अब वहां पर इसके विरोध में साम्यवाद आया जरूर, लेकिन लोगों ने उस साम्यवाद को बहुत समय तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक विदेशी साम्यवाद जैसा उसका मतलब लोगों को भय इस प्रकार का लगने लगा कि अगर इस साम्यवाद को हमने ज्यादा अपनाया तो रूस का प्रभाव इटली पर पड़ने लगेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि यह प्रभाव पूरी तरीके से पड़ने लगे और हम जो सोवियत जो विचारधारा है उसमें ही हमारा पूरा देश ना बह जाए। तो अब धीरे धीरे करके इस सोवियत समाजवादी विचारधारा के विरोध में कदम उठाया जाएगा।
और तब जो है रूसी समाजवाद जो है, या आप इसको सोवियत समाजवाद कह सकते हैं, सोवियत समाजवाद कह सकते हैं, उसके खिलाफ एक राष्ट्रवादी समाजवाद की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाना शुरू कर दिया गया। और यह दिखाता है कि इटली उस समय कितना अस्थिर है। अस्थिर वादिता का प्रदर्शन है ये, जहां पर आपने जिस चीज को अपना टूल बनाया, उसी टूल में फिर आपको कमी भी दिखने लगी और आप एक नए टूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इटली की जो अस्थिरतावादी परिस्थितियां हैं, उसने साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की, उसकी संभावना आपको देखने को मिलती है और उसके परिणाम स्वरूप एक राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, नई शक्तियों का प्रादुर्भाव आपको देखने को मिलता है। और इसी में मुसोलिनी का जन्म होता है। इसी अस्थिरतावादी कंडीशन का लाभ उठा करके मुसोलिनी जैसे जो लोग हैं, मुसोलिनी जो है उसका प्रादुर्भाव होता है। मुसोलिनी चीजों को समझ रहा है कि राष्ट्र की कमजोर जो नस है वो कहां पर है, किसे लेकर के राष्ट्रवाद को उग्र बनाया जा सकता है। और मुसोलिनी ने मार्च 1919 में क्या कर दिया? फासीवाद दल की स्थापना कर दी। फासीवाद दल जो है उसकी क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब देखिए, जो मुसोलिनी है ना, उसका विचार कुछ और नहीं है। मुसोलिनी का सिंपल सा विचार है कि जो आज राष्ट्र को चाहिए वो एक विस्तारित स्तर पर, एक वृहद स्तर पर, उसको क्रांतिकारी स्तर पर जो है उसको पूरा करके दिया जाए। तो अगर आप देखेंगे तो प्रारंभ में मुसोलिनी जो है साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक है, और इतना समर्थक है कि वो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए उसने एक संस्था की स्थापना कर दी है जिसका नाम है फासिस्को डी कॉबे डाई मोंटो। ये संस्था स्थापित की उसने। लेकिन ये जो संस्था है डाई मोंटो, इसका कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, जब शुरुआत में साम्यवाद आ रहा है तो ये पूंजीवाद का विरोधी है। ये किसका विरोधी है? पूंजीवाद विरोधी है। तो जो इन्होंने संस्था बनाई, क्योंकि देख रहे हैं कि देश का बहाव इस दिशा में चल रहा है कि लोग पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं, तो इन्होंने संस्था बना करके तीव्र पूंजीवाद का विरोध करना शुरू कर दिया। तो फासिस्को डी कॉम्बे डाई मोंटो जो है वो तेजी से क्या कर रहा है? निरंकुश शासन और पूंजीवाद का विरोध कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाद में जब जब इटली को इस चीज का खतरा महसूस होने लगा कि उसके देश पर तो रूसी समाजवाद का साया पड़ने लग रहा है, तो जो इनके संस्था के स्वयंसेवक हुआ करते थे, उनको जब ये भय महसूस हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? वो इस चीज से बचने का प्रयास करेंगे और वो इसको परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। साम्यवादी विचारों से जब लोग भयभीत हो रहे हैं तो अब ये उसका फायदा उठाएंगे कि साम्यवादी विचारों से अगर भयभीत हो रहे हैं तो अब हमें अपने जो संस्था हमने बनाई है उस संस्था को पूंजीवादी विरोध से हटा करके पूंजीवादी समर्थन की तरफ लेकर के चलना पड़ेगा। अब हमें उसका विरोध नहीं करना, साम्यवादी विचारों का विरोध करना है। अभी साम्यवादी विचारों का समर्थन कर रहे थे, पर ये अब समाजवादी या साम्यवादी विचारों का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि इटली की जनता जो है वो समाजवादी विचारों से भयभीत हो रही है। तो 1919 में इसने एक और संस्था बनाई जिसका नाम हुआ फैसियो। 1919 में ही आगे चल करके मुसोलिनी ने फैसियो नाम की एक संस्था बनाई, फैसियो। अब फैसियो नाम की जो संस्था है वो सोवियत समाजवाद का विरोध करेगी। इसका उद्देश्य होगा कि जो रूसी समाजवाद है उसका विरोध किया जाए। इसका उद्देश्य होगा कि किसी वर्ग आधारित अंतरराष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना ना हो, बल्कि राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना हो जो राष्ट्रीय हित का ध्यान रखे, राष्ट्रीय साधन से बनी हुई। तो वो फैसियो जो है ये राष्ट्रवादी जो समाजवाद है उसको लेकर के
आने का प्रयास करेगा। तो आप देख सकते हैं कि समय की मांग बदली और इन्होंने अपनी वर्किंग स्टाइल चेंज कर दी। फ्रांसिस्को यही है। इटली की जनता जैसे जैसे परिवर्तन कर रही वैसे वैसे, शुरुआत में मैंने बताया कि पूंजीवाद और निरंकुश शासनवाद का विरोध कर रहा है, तो काम्बे डाई मोंटो संस्था बनाई गई है। और अब वही संस्था जो काम्बे डाई मोंटो है, और उसी को परिवर्तित करके जब आगे जो है फैसियो नाम की जो संस्था चल रही है, अब यह संस्था क्या करेगी आगे चल करके, जमींदार जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, इनका क्या देने लगेगी, इनका साथ देने लगेगी। इनका अब इसने साथ देना शुरू कर दिया। तो ये एक अस्थिरता को रिप्रेजेंट करता है, और हमको यहां से सीखना चाहिए कि भाई, जब मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में कहा ना कि इसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है फासिज्म का, ये जब आता है तब आता है, बस अपने हिसाब से करता है। इसी तरीके से इसका काम चलता है। इसमें कोई मतलब स्पष्ट विचारधारा आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, अलग अलग तरीके की विचारधारा देखने को मिलती है। तो अब हम आगे फांसीवाद दल जो है उसके बारे में, यही फांसीवाद दल है, और यही फांसीवाद दल जो है आगे अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, क्योंकि ये वो चीजें प्रस्तुत कर दे रहा है जिसकी उस समय की जनता को नीड है। फैसियो, और फैसियो धीरे धीरे करके अगर आप देखेंगे बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े व्यावसायिक केंद्र जो है उसने स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए, नगरों में, केंद्रों में, मतलब हर जगह पर। यही फैसियो है जिसके सदस्य जो हैं, यही जो फैसियो संस्था है, इसी के जो सदस्य हैं वो फासिस्ट कहलाते थे। इनके जो सदस्य हैं वो क्या कहला रहे हैं, फासिस्ट कहला रहे हैं, मतलब फांसी विचारधारा को मानने वाले। इसी संस्था का जो मत है, इसी मत को फासिज्म बोला जा रहा है। फासिज्म, फासिज्म या फांसीवाद। तो फांसीवाद कुछ और नहीं है बल्कि फैसियो नामक संस्था का विचार जो है उसी को हम लोग फैसिज्म बोलते हैं, जिसको स्टैब्लिश 1990 में मुसोलिनी ने किया था। बात समझ में आ गई? तो अब आप समझिए ये काम किस तरीके से कर रही है। और ये सब जिस समय हो रहा है उस समय इटली में अपनी सरकार है, इटली में अपनी सरकार है, और यह सरकार संसदीय सरकार है। तो इसमें एक राजा है, उसका एक प्रधानमंत्री है, सब चुने हुए हैं, इसकी अपनी एक संसद है। समझ में आ रही बात? सब कुछ है, उसकी अपनी सेना है, सब कुछ है। लेकिन राष्ट्रवाद जो है इन्होंने प्रेरित किया है, तो लोग इनमें समर्पण देख रहे हैं। तो यह संस्था मालूम है एक इंडिपेंडेंट, हम कह सकते हैं कि एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करना शुरू करती है। इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप समझिए कि इन लोगों ने जो फांसीवाद का जो विचारधारा है ना, इन्होंने पूरा एक इस तरीके का, मतलब अपनी एक पोशाक, एक स्पेशल जो है ड्रेस कोड रखा। ब्लैक शर्ट पहनते थे तो ब्लैक शर्ट्स कहा जाता था इनको, काली कमीज पहना करते थे लोग, सैन्य अनुशासन में रहा करते थे, सलाम करने का एक प्रॉपर तरीका हुआ करता था। तो धीरे धीरे करके ये पार्टी पूरी तरीके से अपना एक, उसने एक हम कह सकते हैं कि अपनी संस्था एक अलग पार्लियामेंट्री संस्था एक तरीके से बना ली, जिसमें इसका खुद का शासन चल रहा है और खुद ये सेनानी है और खुद तरीके से सारे काम कर रहा है। और इसको जनता का समर्थन, तीव्र जनता का समर्थन प्राप्त है। आप समझ सकते हैं कि 1922 में इन्होंने अपना एक अधिवेशन कराया नेपल्स में। नेपल्स इटली का बहुत फेमस शहर हुआ करता था, और वहां से उसने घोषणा करी 1922 में कि अब हमको जो है, और वहां पर तकरीबन 80,000 के आसपास स्वयंसेवकों ने भाग लिया है। हाँ, मुसोलिनी ने घोषणा करी है कि अब इटली का शासन जो है ना, हमें अपने हाथ में लेना होगा। अब इटली का शासन हमें अपने हाथ में लेना है, और इसके लिए हमें रोम की तरफ कूच करना पड़ेगा। तो 28 अक्टूबर 1922, 28 अक्टूबर 1922, बहुत बड़ी विशाल जनता का हुजूम इनके नेतृत्व में यह रोम की तरफ चल पड़ा। रोम का प्रधानमंत्री डर गया, उसने इस्तीफा दे दिया। जियोलनी करके वहां का प्रधानमंत्री हुआ करता था।
उसने त्यागपत्र दे दिया और इटली का जो सम्राट है उसके द्वारा 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1922 को इटली के सम्राट के द्वारा मुसोलिनी को सरकार बनाने का आदेश दिया गया। सम्राट ने क्या किया? मुसोलिनी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। तो यह है उदय किसका? यह है उदय मुसोलिनी का। इस तरीके से मुसोलिनी का उदय हुआ। 29 अक्टूबर को उसने सरकार बनाने के लिए उसको आमंत्रित किया गया और उसने फांसीवादी सरकार बना डाली। धीरे धीरे करके सारी शक्ति का नियंत्रण अपने हाथ में कर लिया। जनता जब समर्थन में होती है तो कुछ भी किया जा सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टिकोण में फांसीवाद आगे। धीरे धीरे इसका प्रभाव यह हुआ कि जो संसदीय व्यवस्था थी उसने संसदीय व्यवस्था को भंग कर दिया। तो ड्यूस संसद का नाम है, वहां की संसद जो है वो ड्यूस कहलाती है। तो उसने भंग कर दिया पूरी तरीके से। और ये 1926 तक हो गया। मतलब 1926 तक अगर आप देखेंगे तो 1926 तक इसने क्या कर दिया? ड्यूस को खत्म कर दिया और स्वयं पूरी तरीके से सत्ता का केंद्र बन गया। और यहां से आप देख सकते हैं कि मुसोलिनी एक तानाशाह रूप में आया। तानाशाह क्या होता है? तानाशाह कोई सम्राट, अब कहने को आप सम्राट कह लें। तानाशाह का मतलब है कि यह दिखावा इस चीज का कि हम एक लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं पर हम किसी की सुनते भी नहीं है। तो तानाशाह यही है कि व्यवस्था सब कुछ वैसे ही है, सरकार का ही हिस्सा, ये भी सरकार ही है, लेकिन ये सरकार अपने हिसाब से बनाई गई है। पर क्योंकि इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है, मतलब इसमें फ्लो जो है वो अगेंस्ट है। जैसे जनरली सरकार को जो पावर मिलती है वो जनता से मिलती है, लेकिन इनमें जो पावर का फ्लो होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो जनता से ही इनको भी फ्लो मिलेगा, लेकिन ये जनता के ऊपर अपना प्रभाव ऐसा डाल करके रखते हैं कि जनता स्वतः ही इन्हें मानती है कि हाँ यार तुम ही हो सब कुछ। तो उसको हम लोग तानाशाही तौर पर देखते हैं। और तानाशाही इस आड़ में, जनता के इस समर्थन की आड़ में जो वास्तविक जनतंत्र है उसका गला घोंट रहा होता है। और इसने भी ऐसा ही किया कि अब चूंकि हम सत्ता के क्योंकि इसे भी मालूम है ना कि यह सत्य है कि हम झूठ के सहारे सच का पर्दा डाल करके शासन कर रहे हैं, पर किसी दिन तो यह पर्दा हटेगा और झूठ बेनकाब होगा। और वो ना हो उसी को बचाने के लिए यहां पर क्रूरता का सहारा लिया जाता है, चाहे वो मुसोलिनी की बात की जाए और चाहे वो जर्मनी के तानाशाह हिटलर की बात की जाए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने तमाम सारे जो विरोधी थे, क्योंकि पॉलिटिकल दल में तो विरोधी भी होते हैं, तो विरोधियों की हत्या करवा दी, उन्हें जेल में बंद करवा दिया गया, उन्हें निरुत्साहित किया गया। और इन सब चीजों को देखते हुए जनता विद्रोह ना कर दे, इसलिए जनता के सामने, इटली की जनता के सामने दो नारे दिए गए। क्या दो नारे दिए गए? जो दो नारे दिए गए उसमें एक नारा यह था कि इटली महान है, ग्रेट है इटली, और महान परंपराओं वाला देश है। और इसी लोकतांत्रिक सरकार ने इटली की परंपरा के ऊपर धब्बा लगाया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसलिए हमें अपना भविष्य स्वयं तय करना पड़ेगा। तो ये एक स्लोगन ये हुआ। दूसरा स्लोगन और ज्यादा खतरनाक था, जिसमें कहा गया कि इटली जब तक आंतरिक दृष्टि से सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को एस्टैब्लिश नहीं कर लेगा और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपने खोए हुए सम्मान को पा नहीं लेगा, तब तक शांत नहीं होगा। ठीक है? इटली जब तक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना नहीं कर देगा,
स्थापना नहीं कर लेगा और जब तक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपना खोया हुआ सम्मान, अपना खोया हुआ सम्मान वापस नहीं पालेगा, वापस नहीं पालेगा, तब तक शांत नहीं बैठेगा, शांत नहीं होगा। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, शांत नहीं होगा मतलब हम एग्रेसिव रहेंगे, और ये एग्रेसिवनेस जो मैंने आपको बताया ना कि विरोधियों का नाश कर रहे हैं, निरुत्साहित किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, तो हम एग्रेसिव हैं, मतलब अपनी एग्रेसिवनेस को जस्टिफाई कर रहे हैं वो कि हां हम एग्रेसिव हैं। हम एग्रेसिव हैं इसलिए हैं कि हमको ये पाना है, और ये नहीं होंगे तो ये नहीं मिलेगा, तो जनता कन्विंस्ड है। मुसोलिनी इस तरीके से चीजों को आगे लेकर के चल रहा है। मुसोलिनी कह रहा है कि हम छुपा के कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहा है कि हम कर रहे हैं भाई, हमारा आदर्श यही है कि हम इटली पर शासन करना चाहते हैं, इटली को मोक्ष के लिए लेकर के आगे चलना चाहते हैं, और हम इस तरीके के कार्यक्रमों में कभी भी कमी नहीं करेंगे, हम ये हमेशा करते रहेंगे। तो फासीवाद बेसिकली यही है। फासीवाद अपने अंदर हर प्रकार के दर्शन का समावेशन करता है। तो आप ये पॉइंट चाहें तो नोट कर सकते हैं कहीं कि फासीवाद जो है, फासीवाद अत्यधिक अवसरवादी है, अत्यधिक अवसरवादी है, अवसरवादी है। इसलिए वास्तविकता में इसका अपना कोई दर्शन नहीं है, अपना कोई दर्शन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, बल्कि इसमें दुनिया के कई दर्शनों का समावेशन है, कई दर्शनों का समावेशन है। और समावेशन इसीलिए है कि जब जिस दर्शन की आवश्यकता होती है उसे फासीवाद अपना लेता है कि अभी इसकी जरूरत है, अभी ये करो। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मैकियावेली भी है, इसमें हॉब्स भी है, इसमें शीले भी हैं, इसमें क्या नाम है, शोपेनहावर भी हैं, इसमें पैरेटो का भी आपकी विचारधारा देखने को मिलेगी, इसमें सबकी विचारधारा आपको देखने को मिलेगी। ये सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत पे काम कर रहा है, कभी ये अबौद्धिक है, कभी ये बौद्धिक है, कभी ये आदर्शवादी है, कभी परंपरावादी है, किसी भी तरीके का ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार है। मतलब इसका अपना कोई विशेष दर्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। आवश्यकता अनुसार जिस दर्शन को लागू करने से, प्राप्त करने से इसका काम चलता है, उसी से ये उसी में ढल जाता है, उसी में अपने आप तेजी से ये क्या हो जाता है, ढल जाता है। तो इनके कुछ एकाध जैसे इनके जो विचारधाराएं उसके ऊपर हम बात करें तो मुसोलिनी देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फासीवादी राजनीति के जिप्सी होते हैं, वे किसी सिद्धांत से बंधे नहीं होते, उनका तो केवल एक ही सिद्धांत होता है, राष्ट्र। तो आई होप कि इस वाले पॉइंट को आप यहां से कनेक्ट कर पाए होंगे कि ये जो लिखा है कि राष्ट्र के लिए जिस अवसर, जिस सिद्धांत, जिस दर्शन की आवश्यकता है, हम वही हैं, हम कोई अलग नहीं है, हम राजनीतिक जिप्सी हैं, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी सी बात है इसमें, ये कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी चीज का उपयोग कर सकता है। राष्ट्र ही व्यक्ति का तीर्थ है और ये आराध्य वस्तु भी है। ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का एक मतलब एक वो है, कोटेशन है जो इन्होंने प्रस्तुत किया है।
कि मतलब कुछ और नहीं है, सीधी सी बात कि राष्ट्र ही व्यक्ति का तीर्थ है। मतलब राष्ट्र को वो स्थान दे दिया गया जो तीर्थ को स्थान मिलता है, तो अब कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर या राज्य के विरोध में कुछ भी नहीं। स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है। सब कुछ यही है, सब कुछ इसी के अंदर है, सब कुछ इसी में ही आपको एक्सेप्ट करना है। मैं ही राज्य हूं, मेरी इच्छा, मतलब इस तरीके से पॉइंट जो है वो लेकर के चलने की बात यहां पर होती है। तो कहने का मतलब फांसीवाद और मुसोलिनी का जो ये एक विचार है, ये किसी एक विचार पर चलने वाला नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मुसोलिनी जो है वो राष्ट्रवाद का विरोधी है, मुसोलिनी जो है वो लोकतंत्र का विरोधी है। मुसोलिनी के सिद्धांत जो हैं वो लोकतंत्र को लेकर के नहीं चलते, लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं करता मुसोलिनी। लोकतंत्र का तो ये विरोध करता है, जबरदस्त विरोध, और विरोध करने की अपनी कुछ वजहें हैं। ये लोकतंत्र का विरोध क्यों करता है? कहता है कि लोकतंत्र किससे आता है? संख्या बल से आता है। लोकतंत्र में पावर किसके पास होती है? जिसको संख्या बल क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। तो कहता है लोकतंत्र में संख्या ही निर्धारक होती है, और लोकतंत्र में चूंकि संख्या निर्धारक होती है, इसकी वजह से समाज में विषमता पैदा होती है। और जब समाज में विषमता पैदा होगी तो इक्वलिटी नहीं आएगी, जो राष्ट्रवादी साम्यवाद है वो क्रिएट नहीं होगा, शांति में शासन व्यवस्था एक्सेप्ट वहां पर स्थापित नहीं की जा सकेगी। इसलिए वो लोकतंत्र का विरोध करता है। कहता है कि राज्य के द्वारा अनियंत्रित स्वतंत्रता राज्य का विनाश कर देगी। उसका कहना है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर कभी नहीं हो सकता, सब में अलग अलग गुण हैं, और जिसमें जिस प्रकार का गुण है उसका उपयोग करो। लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करता है, जबकि मुसोलिनी जो है वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत या सीमित शासन का जो विचार है उसको मिथ्या बताता है। कहता है इससे अराजकता उत्पन्न होगी। कहता है लोकतंत्र में शांति और व्यक्ति के हित की बात कही जाती है, और मुसोलिनी दोनों ही धारणाओं को मिथ्या घोषित करता है कि यह शांति और लोकहित कुछ नहीं है। राज्य को शक्ति का प्रतीक होना चाहिए। अब शक्ति का प्रतीक क्यों नहीं मानता? क्योंकि कहता है लोकतंत्र एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य विरोध में भी बोलने की छूट होती है। राज्य विरोधी विचारधारा अगर आपके हैं तो उन विचारों को व्यक्त करने की छूट किसमें मिलती है? लोकतंत्र में। और वह कहता है कि यह छूट दी जाती है, इसलिए राष्ट्र घातक हो जाता है। राष्ट्र विरोधी विचार नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर कड़ाई से प्रतिबंध लगना चाहिए, इसलिए वो लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक तो आपको देखने को मिला है कि लोकतंत्र विरोधी भी है मुसोलिनी या उसका फांसीवाद, और उसका फांसीवाद उदारवाद विरोधी भी है, उदारवाद विरोधी भी है। अब उदारवाद विरोधी है तभी तो इसका जन्म हुआ है, तभी तो ये तानाशाह है। कहते हैं कि जहां व्यक्तिवाद व्यक्ति से व्यक्तिगत क्षेत्र में अगर जाता है तो राज्य के कम से कम हस्तक्षेप वहां पर देखने को मिलते हैं। कम से कम हस्तक्षेप नहीं, राज्य को पूर्ण हस्तक्षेप का अधिकार है। उदारवादी और व्यक्तिवादी स्वतंत्रता मनुष्य को सर्वोत्तम दिखती जरूर है, लेकिन वह सर्वोत्तम होती नहीं है। यह फासिज्म का विचारधारा है, तो वो उसका विरोध करते हैं। समाजवाद का भी विरोध करते नजर आते हैं, साम्यवाद। तो अजीब तरीके का, मतलब जैसा उनको लगता है कि यार ये हमारे लिए जरूरी है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया अंततः अगर देखा जाए तो मुसोलिनी का जो विचार है वो राष्ट्र से आगे कुछ नहीं है, और राष्ट्र के लिए कुछ भी है, और ये चीज उसे अति राष्ट्रवादी बनाती है, उग्र राष्ट्रवादी बनाती है, जिसकी वजह से इटली जो है आगे चल करके एक तानाशाही राज्य के तौर पर प्रकट होता है। तो यही है आपका मुसोलिनी।
आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपने संक्षेप में क्या सीखा है इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। जैसा कि आप हमेशा करते हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप हमेशा सारांश जरूर लिखा करें। सारांश लिखें तो आप कमेंट सेक्शन में सारांश जरूर लिख करके भेजिएगा। बाकी जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है, जो विस्तारित तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो बैच ज्वाइन करें। आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी में मैं आपको वहां पर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँगा। मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप मेरी मेंटरशिप भी पा पाएंगे और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके पास में किसी की सहायता के लिए कॉल आता है, आपकी सहायता के लिए किसी का कॉल आता है, तो उनसे कहिए कि मुझे विरत सर के साथ ही जुड़ना है और मुझे उनसे बात करने के बाद जुड़ना है। अगर आपसे कहा जाता है कि मैं इस कोड में आपको ज़्यादा डिस्काउंट दिला दूंगी और ज़्यादा सुविधाएं दिला दूंगी जो विरत सर के कोड में नहीं मिलेगा, आप तुरंत मुझे संपर्क करें और उनसे स्ट्रांगली कहें कि जो कुछ भी आपको दिलाना है वो इसी में ही दिला करके खत्म करना है, ठीक है। ठीक, हमेशा ध्यान रखें और मुझसे जरूर संपर्क में रहें। हमेशा मुझसे संपर्क में रहें। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करें और कोड का इस्तेमाल करके आसानी से आप एनरोलमेंट करा सकते हो। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिलेगा, एकदम निश्चिंत रहिए, सब आपकी सहायता करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैच में एडमिशन लेने की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, इसलिए जल्दी करें। 3 सितंबर से पहले इसमें एनरोलमेंट करा लें, वरना इसके बाद इस वाले बैच में एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। और हमेशा की तरह जो आपको पीडीएफ मिलनी है, वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम विरद लाइव VIRAD LIVE, ठीक है, ये हमारा कोड है। इसी कोड से हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी चलता है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां पर आपको इसका क्या मिल जाएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप हमसे विरद VIRAD.Dubey DUBEY @StudyIQ.com इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप यहां संपर्क कीजिए, आपसे मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।